नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके गुरुजी अड्डा पर मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ दोस्तों, इसी कथन के साथ हम लोग अपने इस तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन अर्थात वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। उत्तर वैदिक कालीन समाज और राजनीति की चर्चा आज हमारी पूरी हो चुकी है। अब हम लोग आज उत्तर वैदिक काल की आर्थिक संरचना, जो आर्थिक स्थिति है, उस पर बहुत ध्यान से चर्चा करेंगे। देखिए, अर्थव्यवस्था किसी भी समाज की, क्षेत्र की, देश की जान होती है। बिना अर्थव्यवस्था के कोई भी कार्य का संचालन हो ही नहीं सकता है। और उत्तर वैदिक काल में ही आपने देखा था, जो बलि है ऋग वैदिक काल में जो एक नाम मात्र का कर था, उत्तर वैदिक काल में आकर के वही बलि एक कर बन गया जो 1/6 भाग वसूला गया। कल की क्लास में आपको मैंने इस टॉपिक को डिस्कसित किया था। अर्थव्यवस्था किसी भी समाज की रीढ़ होती है। उस समाज कैसे चलेगा, उसकी सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक पहलू क्या होंगे, ये अर्थव्यवस्था बताती है। बिना अर्थव्यवस्था के समाज गति कर ही नहीं सकता। वो समाज सबसे समृद्धशाली समाज होगा जिसकी अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी होगी, क्योंकि वहां हर व्यक्ति की आय अच्छी होगी, वहां चिकित्सा की सुविधा अच्छी होगी, सड़कें अच्छी होंगे, लोगों के पास रोजगार के अवसर होंगे, तो वही समाज सबसे ज्यादा प्रगतिशील होता है। उत्तर वैदिक काल के अगर हम आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं, तो यहां मैंने आपको बताया था, लोहे के प्रयोग से कृषि में बहुत बड़ा विस्तार हुआ। कृषि में विस्तार तो हुआ ही, साथ में इसके साथ शिल्प का भी बहुत बड़ा विस्तार हुआ, अर्थात कपड़ा बनाने के शिल्प का विस्तार हुआ। आपके जो धातु से संबंधित निर्मित वस्तुएं हैं उनको बनाए जाने का विस्तार होने लगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में कृषि ने जो विस्तार किया वो एक आधुनिकीकरण की तरफ हमको अग्रसित कर दिया। उत्तर वैदिक काल में जो व्यक्ति थे वो कृषि में अब लोहे के औजारों का जब यूज करने लगे तो उनकी उपज बढ़ी, और जब उनके पास उपज बढ़ी, अर्थात इसी उपज को ही अधिशेष उत्पादन भी कहते हैं, जब ये बढ़ा तो इससे कृषि के साथ साथ कई छोटे छोटे शिल्प उद्योग भी आ गए, जिसमें कारीगरी, बुनकर, आपके तमाम इस प्रकार के छोटे छोटे उद्योग जो है निकल करके बाहर आ गए, और समाज एक आगे की राह पर बढ़ने लगा। इतना ही नहीं, इसमें आपको 3 ऋण के बारे में भी जानना है। जो आपके 3 ऋण जीवन में आपके ऊपर हैं, उनको भी हम जानेंगे कि वो कौन कौन से 3 ऋण होते हैं जो मानव के ऊपर होते हैं, लेकिन उनको जानता नहीं है। इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक उत्तर वैदिक काल, ठीक है ना। इसका जो आर्थिक स्थिति है, हम लोग यहां पर इसकी चर्चा करेंगे आपसे। अगर मैं आपसे बात करता हूं मुख्य पेशे की, तो यहां मुख्य पेशा कृषि हो गया था। शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण में यह साफ साफ उल्लिखित है कि उत्तर वैदिक काल के जो आर्य थे, इनका मुख्य पेशा कृषि बन गया था। और कृषि के साथ में यहां कुछ आपको शब्द मिले हैं शतपथ ब्राह्मण में। जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई का उल्लेख, अर्थात इसका लिखित साक्ष्य भी शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अर्थात कृषि बहुत अपने प्रगतिशील स्तर पर चल रही थी। आर्य संपूर्ण गंगा घाटी में कृषि करने लगे, इसका साक्ष्य है राजा विदेह माधव की कथा। राजा विदेह माधव की कथा मैंने आपको बताया था कि आर्य जब उत्तर की तरफ, मतलब जब उत्तर वैदिक काल के जो आर्य हैं, जब वो गंगा की तरफ बढ़े, अर्थात वो पंजाब में थे, उस क्षेत्र पंजाब अफगानिस्तान के क्षेत्र से वो उत्तर गंगा के दोआब तक, गंगा यमुना के दोआब तक आए। मैंने इसके बारे में आपको बताया था। तो इससे क्या हुआ, गंगा यमुना का दोआब बहुत ही उपजाऊ है और वहां पर भी ये अधिकांश कृषि करने लगे थे। ये हमको विदेह माधव की कथा बताती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट अर्थव्यवस्था में उत्तर वैदिक आर्यों को मिला वो था लोहा। इसके पहले जो थे वो शायद कांसा, टिन या लकड़ी के औजारों का यूज करते थे खेती में, जो उतना प्रगतिशील नहीं हुआ। लेकिन लोहे ने समाज में एक नई प्रगति को जन्म दिया। लोहे को श्याम अयस और कृष्ण अयस कहा गया है, अर्थात इसका प्रयोग किया गया
कृषि में क्रांति आ गई इसके प्रयोग से, अर्थात लोहे का प्रयोग जब हुआ तो कृषि के क्षेत्र में बहुत उपज हुई, क्रांति आ गई, अर्थात अधिशेष उत्पादन की मात्रा बढ़ गई। अतरंजी खेड़ा एक स्थल है, यहां से साक्ष्य मिला है पहली बार लौह उपकरण प्राप्त हुए, अर्थात जो अतरंजी खेड़ा है यहां से आपको पहली बार लोहे के उपकरण मिले हैं, अर्थात लौह उपकरण के साक्ष्य आपको मिले हैं सबसे पहली बार। जनसंख्या का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी देश की आवश्यकता में। देखिए, अगर अर्थव्यवस्था प्रगतिशील होगी अगर जनसंख्या सीमित है, देखिए दिन ब दिन अगर आपकी जनसंख्या बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं डगमगाएगी, ठीक है ना। तो अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा रोल होता है। अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई, शिल्पों में कुशलता आई, कृषि का विस्तार हुआ, व्यापार एवं वाणिज्य में विस्तार हुआ। जनसंख्या में वृद्धि से कई चीजें आई। पहली बात तो शिल्प कुशलता में जो है ना, शिल्प कुशलता इतना होगा, शिल्प कुशलता में वृद्धि हुई, कृषि का व्यापक विस्तार हुआ। भाई जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतनी ज्यादा कृषि होगी। व्यापार एवं वाणिज्य में विस्तार होगा, जनसंख्या के हिसाब से जब व्यापारी वर्ग का उसमें उदय होगा तो वो भी ज्यादा से ज्यादा व्यापार करेंगे। यहां 4 प्रकार के मृदभांड, मृदभांड का मतलब होता है बर्तन, मिट्टी के बने हुए बर्तन, यहां आपको मिले हैं। जो पहला मिला है वो काले व लाल रंग के मिश्रित मृदभांड, अर्थात काले और लाल रंग से रंगे हुए मिक्स कलर के मृदभांड मिले हैं। दूसरा आपको केवल और केवल काले रंग का मृदभांड बना है। तीसरा आपको जो है वो लाल रंग का मृदभांड मिला है, केवल लाल रंग का। और चौथा चित्रित धूसर मृदभांड आपको मिला है, ठीक है। इन 4 प्रकार के मृदभांडों का प्रयोग आपको यहां देखने को मिलेगा। श्रेष्ठिन एक शब्द आया है, श्रेष्ठिन शब्द जो आया है ये ब्राह्मण ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। इसको व्यापारियों का प्रधान जो होता था उसको श्रेष्ठिन की संज्ञा दी गई है। माप की इकाइयां, अर्थात यहां माप किया जाता था निष्क, शतमान, पाद, कृषण, रत्तिका, गुंजा, ये आपकी हैं, जिनमें से निष्क, शतमान, पाद और कृषण ये मुद्रा के प्रकार भी हैं। अभी यही 4 प्रकार की मुद्राएं भी पाई गई हैं, निष्क, शतमान, पाद और कृषण, ये मुद्रा पाई गई है उत्तर वैदिक काल में। और ऋग वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण था ये निष्क, निष्क जो था ये ऋग वैदिक काल में आपका स्वर्ण आभूषण था। उत्तर वैदिक काल में आकर के ये मुद्रा का प्रकार बन जाता है। व्यापार की बात करते हैं तो पण द्वारा इसको संपन्न कराया जाता था और मुद्रा का प्रचलन हो गया था, अर्थात लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली थी। ये देखिए, लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग सामान्यतः होने लगा था। इतना ही नहीं, व्यापारियों को समुद्र का ज्ञान हो गया था। पूर्वी और पश्चिमी तट के जो समुद्र हैं अर्थात उनका ज्ञान हो गया था, वो समुद्र पार व्यापार करने लगे थे। अर्थात उत्तर वैदिक आर्य अपने आप को बहुत विस्तृत कर लेते, बहुत डेवलप कर लेते, समुद्र का ज्ञान हो गया था। पश्चिमी एवं पूर्वी दोनों प्रकार के समुद्रों का वर्णन है, यात्रा एवं व्यापार की चर्चा भी आपको मिलती है। अर्थात बहुत ज्यादा जागरूक हो गए थे उत्तर वैदिक काल के जो आर्य थे। धातु की बात करते हैं, कौन कौन सी धातु का उन्होंने उपयोग किया। मैंने अभी आपको बताया धातु का उपयोग करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था से कृषि में जब प्रगति हुई तो कृषि में प्रगति हुई तो नए नए उद्योगों को जन्म मिला। तो धातु की बात करते हैं, स्वर्ण, लोहा, टिन, तांबा, चांदी और सीसा जैसी धातुओं का इन्होंने विस्तृत मात्रा में प्रयोग किया। धातु शिल्प उद्योग का प्रचलन मिला। यहाँ धातु गलाया, अर्थात तांबे को गला करके नए नए औजार बनाए जाते थे, अर्थात धातुओं के गलाने की परंपरा भी आपको यहाँ देखने को मिलती है। वस्त्र निर्माण उद्योग की बात करते हैं तो यहाँ वस्त्र निर्माण उद्योग भी प्रचलन में आ चुका था। ऊन के लिए आया है और सज शब्द सन का वर्णन करता है। कपास का वर्णन आपको यहाँ नहीं मिलता था, कपास का यूज उत्तर वैदिक काल में नहीं होता था। सिक्कों का नियमित प्रचलन नहीं था, अर्थात सिक्के आ गए थे लेकिन नियमित प्रचलन नहीं था। इसका मतलब लेन देन की वस्तु विनिमय प्रणाली पर जो है इनका व्यापार होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है हम आपको एक वस्तु देते हैं और दूसरी वस्तु आपसे लेते हैं। ऋण इसमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर 3 ऋण होते थे। जीवन सफल बनाने के लिए 3 ऋणों से छुटकारा पाना होता था। ये 3 प्रकार के ऋण हैं आपके, पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है और देव ऋण है। संतान उत्पन्न कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त हो जाता था, वही पितृ ऋण कहलाता था। ठीक है, अपनी संतान को शिक्षित करके ज्ञान देती थी, ज्ञान दे करके व्यक्ति इस ऋण से मुक्ति पा लेता था, देव ऋण।
धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ आदि करके व्यक्ति देव ऋण से मुक्ति पा लेता था। अर्थात इन 3 प्रकार के ऋणों का उल्लेख भी आपको इसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मिलता है। इसका एक टर्म और बचा है, आपका जो धार्मिक पहलू है उत्तर वैदिक काल का। उसके बाद आपका उत्तर वैदिक काल संपूर्ण हो जाएगा। अगले वीडियो में हम धार्मिक पहलू की चर्चा करेंगे। ये इतने इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इन टॉपिक को आपको पढ़ना है और यहाँ ये विस्तृत चर्चा की गई है इन सभी टर्म पर। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बस इतनी ही चर्चा करूंगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।